वेलकम अगेन। अभी आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है इसमें नॉर्मल फोर्स बेसिकली कांस्टेंट की तरह काम करता है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल के लॉन्ग ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि ब्लॉक्स एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अब कैसे क्या होगा उसके लिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे पहले ही से मैं एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दूं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सो प्रॉब्लम इज दिस कि ए वेज ऑफ मास m1, दिस थिंग इसका मास m1 है, एंगल अल्फा, कैन मूव फ्रीली ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन नहीं है। देयर इज अनदर वेज ऑफ मास m2, दिस वन, विद द सेम एंगल एंड अपर सरफेस हॉरिजॉन्टल, मतलब ये एंगल भी अल्फा होगा। और ऑन टॉप ऑफ दिस वेज ए मास m, this thing is placed. With what force do you need to apply horizontally on the lower wedge so that the mass m can remain at rest? अब हम लोग पहले अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन खोजते हैं। तो इसमें तो पक्का दिख रहा है कि टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम द सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास m मस्ट बी जीरो, स्मॉल मास m। इस पर सारे के सारे फोर्सेस जीरो आने चाहिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस पर लगाने वाला तो कोई एजेंट ही नहीं है, तो सिर्फ उस पर जो फोर्सेस लगेंगे वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये रेस्ट में रहेगा ही रहेगा। अगर ये रेस्ट में है तो इसका मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट में है। मतलब लिखा हुआ ना क्वेश्चन में कि मास m कैन रिमेन एट रेस्ट, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट में रहेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक नॉर्मल लगेगा ऊपर और नीचे वेट लगेगा, तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे ऑफ कोर्स। अब यहाँ पर जो m2 है, ये m2 के बारे में क्या सच है? तो एक बात है, जब तक सिचुएशन यही है, इसका मतलब स्मॉल m और m2 एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, मतलब m स्मॉल m जो मास है वो कैपिटल m2 मास जो भी है वो हॉरिजॉन्टल है ना उसका सरफेस, तो उसके ऊपर में रखा हुआ है। और इसी तरह से जब तक दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है तब तक एक चीज़ होगी कि वेज ऑफ मास m2 और मास m दोनों का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम होगा। मतलब कहने का मतलब है कि इसके रिस्पेक्ट में इसका इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका अगर इसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया तो ये दोनों का कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होने से कांटेक्ट ब्रेक नहीं होगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में अगर दोनों में से किसी एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी है एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को, यानी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो दोनों का कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। चूँकि ऐसा नहीं हो रहा है नॉर्मल के लॉन्ग, सो वर्टिकल डायरेक्शन में m2 और स्मॉल मास m दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। चूँकि यहाँ पर तो क्लियर कट है कि स्मॉल m का एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो इसका मतलब m2 का भी एक्सेलरेशन जीरो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का पता नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्मॉल m के बारे में तो पता है कि उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि उस पर लगाने वाला कोई फोर्स नहीं है, और इतना पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी m का एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। और ये कॉन्सेप्ट है कि m2 और स्मॉल m दोनों का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। यहाँ तक जो चीज़ें हमें पता है, जो इन्फॉर्मेशन है, इसका सिंपल सा मतलब यही निकलता है कि m2 का एक्सेलरेशन और वेज का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को भी कांटेक्ट में रहना है एक दूसरे के। और m2 का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है और m1 का हो रहा है, और m2 के m1 के सर पर बैठे रहना है, तो m1 का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो m2 का होगा।
और मान लिया कि दोनों का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए है, मैंने एक्सेलरेशन तो सेम ही होना है क्योंकि m1 का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में होना नहीं है, m2 का भी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना नहीं है, और m1 और m2 दोनों को टच में भी रहना है ये सिस्टम को, इस कन्फिग्रेशन को जिंदा रहने के लिए। तो m1 और m2 का जो एक्सेलरेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम होगा। दैट्स राइट, ये होगा। और इसी काम के लिए हम लोगों ने एक फोर्स लगाया हुआ है राइट हैंड डायरेक्शन में, इस कारण से दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही डायरेक्शन में होगा। अदरवाइज कुछ और होता, ये सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता। ये सिस्टम है तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि फोर्सेस कैसे दिखाओगे। फोर्सेस जहाँ तक दिखाने का मामला है तो मेरे पास स्मॉल m पर सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, सबसे इजी टारगेट है। इस पर एक नॉर्मल दिखा दूंगा n, और नीचे की तरफ mj, और ये दोनों बैलेंस्ड है, ये हमें पता है। इसका क्या हाल है m2 का? m2 के बारे में हमें पता है कि m1 इस पर एक नॉर्मल लगाएगा, अब पता नहीं किधर लगेगा, आई डोंट नो, लेकिन एक नॉर्मल लगाएगा। इस नॉर्मल, हाँ एक नॉर्मल लगाएगा। इस नॉर्मल का वैल्यू कुछ मैं n डैश मान लेता हूँ, क्योंकि ये n तो नहीं होगा, क्योंकि n तो ये इस पर लगाएगा, ये ब्लॉक इस n2 पर लगाएगा n, क्योंकि इसने इस पर एक्शन किया था। तो अब स्मॉल m का रिएक्शन m2 जो झेलेगा नीचे की ओर, और नीचे की ओर इस पर ग्रेविटी का भी फोर्स लगेगा, और किसी के कांटेक्ट में नहीं है, और कोई फोर्स इस पर नहीं लगने जा रहा है। अब मैं सारा कुछ ग्राउंड पर बैठ के ही देख रहा हूँ, ऑब्जर्वर्स वगैरह मैंने अभी तक नहीं चेंज किया, और मैं सिंपल अभी ऑब्जर्वर्स चेंज करने के मौके आएंगे, जब मौका आएगा तो मैं चेंज करूँगा। अभी तो मैं सिंपल ग्राउंड पर बैठ कर के क्वेश्चंस को बना रहा हूँ। अब रह गया इस m1 वाले वेज का हाल चल गया है, तो इस पर ये एक नॉर्मल लगेगा n डबल डैश, और नीचे की ओर इसका जो mg का फोर्स लगेगा m1g। इसका डायरेक्ट, इसका मोशन सेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये दोनों फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते। हाँ ये और बात है, इसने एक काम किया था, एक क्राइम किया था। m1 ने m2 पर एक रिएक्शन को फोर्स लगाया था n डैश, सो ये वो उसका रिएक्शन झेलेगा। दिस इज गोइंग टू बी n डैश, एंड बाई ऑल मीन्स दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा, क्योंकि यहाँ जो मुझे दिख रहा है वो तो क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि ये एंगल अल्फा था, ये 90 माइनस अल्फा था। सो ये एंगल अल्फा होगा, और ये एंगल अल्फा होगा तो इसका अपोजिट एंगल ये 100% अल्फा होगा वर्टिकल और इस लाइन के बीच में। तो इस लाइन और वर्टिकल के बीच में यहाँ भी एंगल अल्फा ही होगा। आई डोंट नो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी किसी को। हाँ इस पर एक और फोर्स लगेगा ना, वो एफ वाला फोर्स जो इधर लगता है, ये सारे के सारे फोर्सेस लगेंगे इस पर। ये सिंपल यही गेम है। और उसके बाद में मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इक्वेशंस लिखूंगा। कांस्टेंट का क्या हुआ, वो काम मैंने कर दिया है पहले ही, इवन प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले ही। हमेशा कांस्टेंट का इक्वेशन लिखना नहीं पड़ता, कुछ चीज़ें सोच के भी होती हैं। और वो जो सोचा था, जिससे पता चला था कि m2 और स्मॉल m का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम होगा, और उससे जो रिजल्ट आया था कि m2 और m1 दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम होगा, वो कांस्टेंट थिंकिंग थी। वो कांस्टेंट को इस बार थिंकिंग से हम लोगों ने निपटा दिया। अब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अपना फेवरेट इक्वेशन लिखूंगा, mg इक्वल्स n, दिस विल बी फाइन। उसके बाद m2 के लिए लिखूंगा। m2 का वर्टिकल डायरेक्शन में लिखता हूँ क्योंकि मुझे जीरो अच्छा लगता है। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि स्मॉल m का है जीरो, तो m2 का होना ही है। m2 का इक्वेशन में लिखूंगा तो नीचे की ओर मुझे बड़े मजे में m2g मुझे दिख रहा, एक n भी दिख रहा, और उसके बाद n डैश का एक कंपोनेंट, कॉस वाला कंपोनेंट वो दिख रहा है,
और ये सब ऐड करके 0 मिलेगा। ये वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे M2 के लिए क्या दिख रहा है, इसको एक ही फोर्स तो लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिर्फ ये n डैश का एक कॉम्पोनेंट है जो कि साइन वाला कॉम्पोनेंट है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है, और उसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन भी मैंने माना हुआ है कि ये इसका भी। तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ इक्वेशन कि n डैश साइन अल्फा इक्वल टू M2A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज 3। अब ये जो वेज है, वेज के लिए भी लिख देता हूँ, इसका तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। ये बड़ा अच्छा है क्योंकि इधर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में F का फोर्स लग रहा है, और ये मैंने इसमें कोई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया नहीं है, एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ज़रूरत नहीं थी। n डैश जो इधर लगता है, कहाँ लिखा है मैंने, वो दिखाया था, अच्छा यहाँ n डैश, ये n डैश का ये वाला कंपोनेंट साइन में होगा। ओह तो अच्छा है, F के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये n डैश साइन अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू M1A। ये दोनों तो अच्छे इक्वेशन है क्योंकि यहाँ से M2A का वैल्यू यहाँ लेके डाल दिया जाए तो F का वैल्यू M1 प्लस M2A होगा। अब ये तो है, लेकिन A का वैल्यू कहाँ से आएगा? ओह, A का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, n की जगह पहले स्मॉल mg रखना पड़ेगा, और यहाँ से n डैश का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और n डैश का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा, और F का वैल्यू M1 प्लस M2 इंटू है। तो ये सब करके आप कैलकुलेट करके F का वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखना, वेयर इज द आंसर। ओह, द आंसर इज हियर, और यही आंसर आपको मिलेगा। नहीं मिले तब तक चेक करते रहना। M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय नहीं है, सॉरी ये गलत है M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस स्मॉल m बाई M2 इंटू जी टैन अल्फा। ये तो नहीं था मुझे पता है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से वेरीफ्रेज कर सकते हैं, उसमें भी आइडिया लगा सकते हो। ये चेक करने के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, इसमें वो फोर्स लगाने के बजाय जो है ना, वो जो M2 मास वाला वेज था, वो मैंने इस पर कुछ ऐसे रख दिया। सब कुछ स्मूथ है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके ऊपर में एक ब्लॉक रखा हुआ है, अल्फा वो सब वही है। इसके एक्सेलरेशन को मैंने A मान लिया है, कैपिटल A, और इस कैपिटल A का वैल्यू मतलब स्मॉल m कैपिटल M का जो एक्सेलरेशन है वही आएगा। कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है, कॉन्स्टेंट क्या यूज़ करना है, एक ही चीज़ है। सिंस द बॉडी ऑफ मास M remains on the block, this is the block, नीचे वाला तो inclined plane है, their vertical accelerations are the same, इसका और इसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम होगा। और बाकी सब कुछ जो है ना आपको कर लेना, बाकी सब कुछ आप सोच सकते हो बड़े आराम से कि इस मास का एक्सेलरेशन इधर होगा, ये फिक्स्ड इंक्लाइन है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, और मतलब पैरेलल टू द स्लोप होगा। और जाहिर सी बात है कि बट इसके परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब इस स्मॉल m का एक्सेलरेशन तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। अब की बार तो क्वेश्चन में ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है, गिवन नहीं है कि ये रेस्ट में है, सो इसका कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और इसका भी इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो भी सेम होगा। और यही इक्वेशंस लिखना है आपको मिला जुला करके, इसके इस एक्सेलरेशन और इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यही होगा। मतलब इसका एक्सेलरेशन अगर ये होगा नीचे की ओर तो इसका भी एक्सेलरेशन ये होगा। बस इतने ही इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व हो गया तो राइट, नहीं सॉल्व हो तो मेंशन कर देना कैसे करेंगे, आई कैन डू इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।